As a professor in CSC department at ST Andrews Institute of Technology and Management. In online lecture series, today we will the topic CPU scheduling. Basically, we in prior lecture I also we study the one scheduling algorithm FCFS. But rest of three algo today I will discuss here. So the second category is shortest job first scheduling SJF. SJF means the process which have the lowest burst time that will execute first. This is the basic funda of this algo. This algo associated with each process if the CPU is available. This scheduling is also known as shortest next CPU burst because the scheduling is done by examining the length of the next CPU burst of the process rather than its total length. Here the example is given. We have the 4 process and their burst time is 6 for P1 and 8 is for P2 and 7 for 3 and 3 for P4 as given here. This is the example. We have 4 process and the burst time is defined along with the process here. So we will create the Gantt chart here. So we have 4 process. As I told you, the process which have the lowest burst time will execute first, as according to the name, shortest job first. The process which have minimum burst time that will execute first. First of all, we will see the burst time which process have lowest burst time. Here the process P4 have 3 burst time. After this P1 6. After P1 P3 will execute because have 7 burst time, and after P3 process P2 will execute because it had highest burst time here. So in Gantt chart the process P come at 0 time and ready queue and will execute till 3. P0 को क्या है, CPU मिला 0 पे और 3 तक वो एग्जीक्यूट होगी, यानी क्या है इसका बस टाइम 3 है इसलिए 3 तक एग्जीक्यूट होगी. फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट मिनिमम बस टाइम किसका है. मिनिमम बस टाइम है इस एग्जांपल में P1 का 3 + 6 9 हो जाएगा. फिर चेक करेंगे नेक्स्ट बस टाइम लोएस्ट किसका है P3 का. P3 9 प्लस कितना है 7 16 हो जाएगा. देन P2 8, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा. तो इसमें क्या है, अब इसमें हम क्या करेंगे एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे. एवरेज टाइम P4 का कितना है 0, P1 का कितना है 3, इसको 3 पे मिला, ये वेटिंग टाइम इसका, और P1 3 का है 9 और P2 का है 16. अब सीधा फंडा है, इसको हम एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं. टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, कितना आ जाएगा 7. ये क्या है, ये हमारा क्या है नॉन प्रीम्पशन का केस है. अगर हम प्रीम्पशन कंडीशन अप्लाई एसजीएफ को प्रीम्पशन के केस में कंसिडर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF या SRTN, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट TF, बात सेम ही है. बट इसमें क्या है, हमने यहाँ इसमें अराइवल टाइम डिफाइन कर दिया है कि ये प्रोसेस इस टाइम पे CPU में आई और अपने बस टाइम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हुआ. ये थोड़ा सा एग्जाम्पल हटके है, थोड़ा समझना, इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है. तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या है एग्जीक्यूशन हम चेक नहीं करेंगे बस टाइम किसका कम है. फर्स्ट टाइम P1 आई 0 पे, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगी अपने 1 यूनिट ऑफ टाइम तक. तो P1 क्या है 0 से आई 1 तक चली. अब इस केस में हम क्या करेंगे, 8 बस टाइम था तो 1 तक चली, ये कितना रह गया 7. इसको हम 1 लेस कर देंगे तो 7 हो जाएगा. अब क्या होगा, इसमें चेक होगा बस टाइम शॉर्टेस्ट वैल्यू किसकी है. अब हमारा क्या है
P2 1 पा रही है। अब इस केस में हम वो नहीं करेंगे मैंडेटरी है P1 चलेगी, अब चेक करेंगे बस टाइम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होगा इसका। अब इसमें क्या है, P1 का कितना है 4, P3 का 9 है, P4 का 5 है, तो मिनिमम किसका है P2 का। तो यहाँ का होगा प्रोसेस P2 विल एग्जीक्यूट, 4 है इसका बस टाइम, तो 4 तक चलेगी, 1 + 4 5 हो जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे बस टाइम किसका कम है P4 का। P4 प्रोसेस है मिनिमम बस टाइम, प्रोसेस P4 विल एग्जीक्यूट 5 ऑलरेडी है, 5 इसमें ऐड हो जाएगा 10 हो जाएगा। देन अब क्या हुआ हमारे पास प्रोसेस बची P3 एंड P1। P1 का बस टाइम कितना था 7 और P3 का 9, तो इस केस में क्या होगा P1 विल एग्जीक्यूट, देन आफ्टर P1 P3 विल एग्जीक्यूट। इस तरह से इसका गैंट चार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, उसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का क्या फंडा है इसका। जैसे हमारा प्रोसेस P1 दो बार चली है 10 से लेकर 17 तक और एक 0 से लेकर 1 तक। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से एक बार 0 से 1 तक चली, फिर इसको CPU क्या मिला 10 पर, तो 10 में से कहाँ तक चली थी वो माइनस कर देंगे। P2 के केस में क्या है, P2 को 1 पे मिली, 5 तक चली तो 1, इसका अराइवल टाइम कितना है 1, तो 1 - 1 हो जाएगा। थर्ड केस क्या है, P3 का हम देखेंगे। P3 को कब मिला, एक बार एग्जीक्यूशन हुआ 17 में मिला और इसका अराइवल टाइम कितना है 2, तो 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है, P4 के केस में आ जाएगा। P4 कितने मिला 5 पे, अराइवल टाइम कितना है 2, सॉरी हाँ 3, 5 - 3, 5 पे मिला था, अराइवल टाइम इसका 3, ये माइनस हो जाएगा। और ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आएगा 16.5 मिली सेकेंड। तो ये हंडा है इसका प्रिंसिपल केस में। मैं फिर से आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हियर वी हैव प्रोसेस P1 P2 P3 P4, 4 process is given there and arrival time is also mentioned here and their bus time also. So how we will create the Gantt chart? First of all, the CPU will CPU will allocated to the process P1 because it arriving at 0 time. So process will execute from 0 to 1 time, 1 unit. We will -1, the value will क्या होगी इसकी, अब इसकी 7 रहेगी। अब नेक्स्ट हम फंडा यूज करेंगे SJF का, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जिसका शॉर्टेस्ट बस टाइम है वो एग्जीक्यूट करे होगी। शॉर्ट किसका है P2 का, 1 से 5 तक चलेगी, फिर उसके बाद P4, उसके बाद P1 और P3। इस तरह से इनका क्या हो जाएगा गैंट चार्ट क्रिएट हो जाएगा। और मैंने बताया कि वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए उसका जो कहाँ पे CPU मिला उसको लास्ट, और कहाँ उसको मिला था, कहाँ तक उसको सेकंड टाइम मिला। तो 10 पे मिला था और 1 छोड़ के गई थी दोबारा से, तो इसमें माइनस हो जाएगा। सेम केस P2 का है, इसको 1 पे मिला है, इसका अराइवल टाइम यहाँ से माइनस होता रहेगा। ऐसा है P3 के केस में 17 पे इसको मिला, अराइवल टाइम कितना है 2, और 4th के केस में 5 पे इसको मिला और इसका अराइवल टाइम कितना है 3। तो ये कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा हमारा, इसका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ शेड्यूलिंग इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। In this scheduling, a priority is associated with each process and CPU is allocated to the process with the highest priority. Equal priority process are scheduled in FCFS manner. The example is also given here. We have 5 process P1, P2, P3, P4, P5 and bus time is also mentioned here and priority is also given here. Example जैसे definition में दिया है कि हर प्रोसेस के साथ उसकी प्रायोरिटी डिफाइन होती है। अब इसमें क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी हायर प्रायोरिटी मानते हैं हम। जैसे 1 प्रोसेस P2 की 1 है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है,
उसके बाद P5 की, उसके बाद P1 की, नेक्स्ट P3 और P4। इस तरह से क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, वैल्यू कम है तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। उसी के अकॉर्डिंग वी विल क्रिएट द गैंट चार्ट। प्रोसेस P2 हैव वैल्यू 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो प्रोसेस P2 will execute from 0 to 1, bus time is given 1. Then P5 have second higher priority 2, the process will execute from 1 to 6 because he has bus time 5. And then P1 3 priority, then P1 will execute till 16 because the bus time of P1 is given here 10. So the 10 plus 6, it will become 16. Then P3, the priority is given 4 and his bus time is given 2, so it will be add here 16 plus 2 18. Last next P4, bus time is 1 because priority is given 5. So we will create the Gantt chart according to this basic funda. So after calculating the average time, we will calculate the average waiting time here 8.2 millisecond. अब इसका ड्रॉबैक क्या है, स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या कहता है, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस में नेवर एग्जीक्यूट। अगर किसी लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस है तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि उससे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आती रहेगी लॉन्ग टाइम तक और वो जो वेट करती रहेगी। ये इसका ड्रॉबैक है। बट ये कैसे सोल्यूशन होता है इसका, बाय यूजिंग एजिंग टेक्निक। एजिंग टेक्निक में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर देता है लोअर प्रायोरिटी की ग्रेजुअली, और एक टाइम आने के बाद वो हायर प्रायोरिटी हो जाती है और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है। जो प्रॉब्लम थी स्टारवेशन की, वो एजिंग के थ्रू रिमूव हो जाएगी इस केस में। एज द टाइम प्रोग्रेशन इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसमें इसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करता है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस की, और उसका क्या होगा, एक टाइम पाने के बाद एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसकी इक्वल हो जाएगी अदर प्रोसेस के लेवल में प्रायोरिटी। नेक्स्ट कैटेगरी इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन, दिस टाइप ऑफ एल्गो इज डिजाइंड बाय ओनली फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट शेड्यूलिंग है या टाइम शेयरिंग के लिए। इट इज़ सिमिलर टू FCFS शेड्यूलिंग with preemption condition to switch between the process. A small unit of time called the quantum time or time slice is used to switch between the process. The average waiting time under the round robin policy is quite long. क्या होता है इसमें, राउंड रॉबिन में एक टाइम स्लाइस दी जाती है प्रोसेस को कि उस टाइम के अंदर ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी और CPU स्विच करता रहेगा दूसरी प्रोसेस में। ये बाउंडेड नहीं होगा, इक्वल टाइम ये डिफाइन कर देंगे। जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, एक CPU क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इक्वल टाइम डिफाइन कर देता है हर प्रोसेस को, और वो CPU उसी के बीच में स्विचिंग करता रहता है 3 सेकेंड 2 मिली सेकेंड या 1 मिली सेकेंड। तो जितनी मल्टीपल प्रोसेस होंगी उन पर सबका टाइम डिफाइन कर देगा, उसी का अकॉर्डिंग द CPU विल स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस एंड द CPU विल एग्जीक्यूट द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम स्लाइस और गिवन टाइम क्वांटम। सो हियर the example we have 3 process P1 P2 P3 and bus time given here process 24 for process P1 and 3 for process P2 and also 3 for process 3, and here given the time quantum 4 means the process will execute within 4 time unit of time। 4 मिली सेकेंड ही एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो जो हो जाएगी ठीक है, नहीं होगी तो क्या होगा, सेव होते रहेगी, फिर से स्वीप आगे एग्जीक्यूट हो जाएगी जो रिमेनिंग रहेगी। Example given here, process P1 will execute till 4 millisecond for unit of time। the CPU यहाँ 0 से होगा 4 तक चलेगी, रेस्ट कितना बचा है 20, यहाँ से 4 हम लेस कर देंगे 20। अब ये क्या होगा, अपने वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, CPU किस पे आएगा 3 पे। अगर विदिन 4 यूनिट टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो टर्मिनेट हो जाएगी, अदरवाइज ये वेट करती रहेगी। अब इसका बस टाइम कितना है, इस गिवन है, टाइम क्वांटम कितना है 4, तो इट विल एग्जीक्यूट विद इन दिस टाइम। तो 4 + 3 वो टाइम क्वांटम, ये बस टाइम यहाँ ऐड कर देंगे, 4 + 3 7। अब ये टर्मिनेट हो गई,
Next process P3, CPU will allocate to the process P3. The bus time is of P3 is also given 3. 7 plus 3 10. ओके, तो क्या होगा P2 और P3 यहाँ कंप्लीट। अब P1 बची। P1 क्या था 20 रह गया था। अब 4 टाइम यूनिट चलेगी। 10 प्लस 14 क्योंकि प्रोसेस और नहीं, तो यही क्या है कॉन्टिन्यूस आगे तक 4 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन होता रहेगा। तो ये बेसिक फंडा है इसके सॉल्यूशन का राउंड रॉबिन के, कि जो यूनिट ऑफ टाइम गिवन है टाइम क्वांटम, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी, जो हो जाएगी टर्मिनेट, अदरवाइज वो वेटिंग में कॉन्टिन्यूस आगे चलती रहेगी। CPU मिलता रहेगा बार बार उन्हीं को, क्योंकि हाँ तो 3 प्रोसेस हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस हो, तो CPU उसी तरह से अलोकेट होता है। तो ये फंडा यूज होता है टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वेटिंग टाइम हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। P1 को कब मिला था 0 पे, और फिर नेक्स्ट टाइम कहाँ पे मिला 10, कितने पर छोटा था 4 पे, तो ये माइनस होकर 10 आ जाए 6 आ जाएगा इसका, क्योंकि आगे कॉन्टिन्यूस है। CPU इसी को मिल रहा है, यही चल रहा है, फिर तो हम कुछ नहीं करेंगे। कहाँ से मिला है, किस टाइम पे मिला था, लास्ट में किस टाइम छोड़ा था, वो माइनस हो जाएगा। P2 के केस में 4 है और P3 के केस में 7 है, क्योंकि यहाँ P2 को 4 पे मिला, P3 को 7 पे। तो इस तरह से हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 5.6 मिली सेकेंड। तो ये 4 CPU शेड्यूलिंग एल्गो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर आता है। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।